शुरू करते हैं जल्दी से अपने बचे हुए 7 प्रिंसिपल्स। और आज का जो फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करना है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कल हम लोगों ने पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जो ऑर्डर्स हैं, जो कमांड है वो एक जगह से होनी चाहिए। आज पढ़ते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलता है? इट मीन्स वन यूनिट मीन्स वन प्लान। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, सपोज कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स और कुछ भी ले लो, कोई भी प्रोडक्ट, फुटवेयर ले लो और कुछ और यूटेंसिल्स ले लो, तो इस तरीके के काम में एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए और उस प्लान पे ही फोकस करना चाहिए। हर एम्प्लॉय को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए क्या हमारा प्लान है, किस तरीके से हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, यानी कि हमें उसी गोल की टुवर्ड्स जाना है। जितने भी लोग इस यूनिट में काम कर रहे हैं, हर किसी को एक ही प्लान के बारे में पता है और उसी को पूरा करना है। ईच डिपार्टमेंट मस्ट हैव वन हेड, एक हेड होना चाहिए और उसका एक प्लान होना चाहिए। यानी कि अगर बहुत सारे हेड्स होंगे तो हमें पता है फिर से वही कंफ्यूजन होगा किसकी बात पहले माने, और प्लान एक ही होना चाहिए, 2-3 प्लान्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा कि प्लान ए पहले करें या प्लान बी पहले करें। तो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब देखो यार, हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप्स काम करते हैं, एक एम्प्लॉय और एक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो गोल होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो पूरा करना। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कुछ अपना पर्सनल गोल्स भी होते हैं, अपना प्रॉफिट्स भी उनको चाहिए। तो ये क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमेशा ऊपर रहेगा किसके? एम्प्लॉयज़ के पर्सनल इंटरेस्ट के। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है और उसके कज़न ब्रदर की या उसके भाई की रॉ मटेरियल की शॉप है, बट जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है वो उसके पास इतना अच्छा नहीं है। तो मैनेजर को वहाँ पे अपनी भाईचारा नहीं निभाना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचना है। तो उसको अपने भाई से रॉ मटेरियल परचेज ना करके किसी अच्छी जगह से रॉ मटेरियल परचेज करना है, क्योंकि उसके भाई का जो रॉ मटेरियल है वो इतना गुड क्वालिटी नहीं है। इसका मतलब प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, नॉट टू मैनेजर्स पर्सनल इंटरेस्ट। अब मैनेजर का तो पर्सनल इंटरेस्ट यही रहेगा कि वो अपने भाई का सामान बिकवाए, उसके भाई की सेल बढ़े, बट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इसमें है कि रॉ मटेरियल किसी अच्छी जगह से लिया जाए रादर देन की रिलेटिव से लिया जाए। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स का क्या मतलब है गाइस? रेम्यूनरेशन का मतलब आपकी वही वेजेस, सैलरीज, उनको क्या दिया जाता है काम के बदले में। तो एम्प्लॉयज मस्ट बी पेड फेयरली, यानी कि जो रेम्यूनरेशन है वो बहुत फेयर होनी चाहिए। अब सर फेयर का मतलब क्या है, कब पता चलेगा कब फेयर है कब नहीं है? उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि जो भी कंडीशन है वो पूरी हो और जो भी आप पे कर रहे हो वो आपकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर हो। यानी आप इतना कमा नहीं रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत सारा पे कर दूंगा, तो आप नहीं कर सकते। कीपिंग इन व्यू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द वेजेस टू बी डिसाइडेड, किस तरीके से डिसाइड करा जाए? पहला, फाइनेंशियल कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी। नंबर 2, वेजेस पेड बाय कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर क्या पे कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है। थर्ड वन इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, जो गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए हैं ताकि वर्कर्स के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपने वेजेस पे करनी है। नेक्स्ट नंबर 4 इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? देखो, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ टॉप लेवल को अपने हाथ में रखने होते हैं, उसको वो फर्दर लोअर लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सारे डिसीजंस टॉप लेवल करता है, यानी मिडल और लोअर लेवल को डिसीजंस लेने का मौका ही नहीं दिया जाता, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये डिसीजन मेकिंग पावर टॉप, मिडल, लोअर सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी सबको इक्वल मौका दिया जाए डिसीजन मेकिंग का, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब बाबा फेयोल ने क्या कहा? फेयोल का कहना यह था कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सेंट्रलाइज्ड है वो भी गलत है, क्योंकि लोअर लेवल की क्रिएटिविटी, उनके सारे इन्वेंशन, इनोवेशन सब छुप जाएंगे। और अगर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है तो वो भी गलत है, क्योंकि ज़्यादा पावर देना किसी को वो भी गलत होता है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ। क्या लिखा मैंने? कि देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड। अब जो की मेजर डिसीजंस हैं, की डिसीजंस हैं, उनको सेंट्रलाइज रख लो, टॉप लेवल के हाथ में रखो, और रूटीन टास्क को डिसेंट्रलाइज कर दो। क्या लिखा है? मेजर डिसीजन शैल बी सेंट्रलाइज एंड रूटीन वर्क कैन बी डिसेंट्रलाइज। आई होप गाइज आपको सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से समझ में आया। नंबर 5 इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नाउ व्हाट इज स्केलर चेन? यहाँ पे ये कहा बाबा फेयोल ने
कि जो भी काम हो रहा है या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इट शुड बी फॉलोड बाय अ चेन, यानी कि पूरे चेन में काम होना चाहिए। अगर ए को कोई बात डी तक पहुंचानी है तो पहले ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, देन सी डी को बताएगा। डी को कुछ ए तक बतानी है तो इसी तरीके से चलता जाएगा। आप सपोज डी को जी को कुछ बताना है तो डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए टू ई, एफ एंड देन जी। इस तरीके से चेन में कम्युनिकेशन होगा तो एक तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर र्यूमर्स कोई हो रहा है तो उस र्यूमर को पकड़ना बहुत आसान है कि किससे बात कहाँ गई थी। बट अब सपोज डी को कुछ जी तक पहुँचाना है तो ये तो बहुत लंबा रूट हो गया। अगर कोई इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो आप शॉर्टकट ले सकते हो। सपोज सी को एफ तक कुछ बताना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकता है, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैंग प्लैंक। क्या लिखा है? लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड बी फॉलोड, एक चेन फॉलो होनी चाहिए। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी पास थ्रू चेन, हर इंफॉर्मेशन इसी चेन से जाएगा। इस प्रिंसिपल को आप बहुत ध्यान से एनसीईआरटी से रीड करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर? यहाँ पे सर ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड। ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि कमांड कहाँ से आए कैसे आए। ऑर्डर का मतलब ये है कि सब कुछ एक वेल डिफाइंड मैनर में रखा हो। देयर शुड बी अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, ताकि फॉर एग्जाम्पल आप कोई पर्टिकुलर टूल ढूंढ रहे हो और आपको पूरी फैक्ट्री में वो मिल नहीं रहा क्योंकि उसकी फिक्स प्लेस नहीं है, जो जहाँ से उठाता है वो वहाँ नहीं रखता, तो उस केस में बहुत सारा टाइम एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, वर्कर्स काम नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आपने किसी बॉस को ढूंढना है और उसका फिक्स कैबिन नहीं है, फिक्स प्लेस नहीं है, तो आप पूरी फैक्ट्री में ढूंढते रहोगे, आपको वो बॉस नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कोई डिसीजन मेकिंग आपको जल्दी करनी हो, वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कमांड नहीं होता ऑर्डर का मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल होता है, यानी कि मैन के लिए भी और मटेरियल के लिए भी देयर शुड बी अ प्रॉपर फिक्स्ड प्लेस। नेक्स्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सेकंड काफी इंपॉर्टेंट आज का। एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या बोलता है? एस्पिरिट डी कॉर्प्स बोलता है हमें कि मैनेजमेंट मस्ट प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। ऑर्गेनाइजेशन में आपसी यूनिटी होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर सभी डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो बहुत चांसेस है कि हम लोग अच्छे मार्जिन्स कमाएंगे और अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर लेंगे। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। मैनेजर को आई को रिप्लेस करना है वी से, यानी कि मैं ये नहीं बोलेगा मैनेजर कि मैंने काम करा, ये बोलेगा कि हमने सबने मिलके काम करा। यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक गिफ्ट नहीं दिया जाएगा या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अप्रिशिएट नहीं करा जाएगा, सबको अप्रिशिएट करा जाएगा, सबके साथ आगे बढ़ना है आपने। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन विल इंक्रीज। अब जब सबको एक साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इंक्रीज हो जाएगा और एस्पिरिट डी कॉर्प्स प्रिंसिपल फुलफिल भी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक द वीडियो और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस।